नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ महेंद्र पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महमूद गजनवी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है यामनी वंश या गजनवी वंश। आज का टॉपिक है यामनी वंश या गजनवी वंश, ये आज का टॉपिक है। अब सबसे पहले बात आती है कि यामनी वंश या गजनवी वंश का संस्थापक कौन था। तो अगर हम आपको बताएं कि यामनी वंश या गजनवी वंश का संस्थापक कौन था तो आपको ताजुब होगा। इसका संस्थापक था अलप्तगीन। इसका जो संस्थापक था उसका नाम है अलप्तगीन। जबकि बहुत सारे लोग ये जान रहे हैं कि गजनवी वंश का संस्थापक जो होगा उसका नाम होगा महमूद गजनवी, लेकिन यह गलत है। इसका संस्थापक है अलप्तगीन। अब बात आता है कि ये गजनवी वंश कहाँ पर था। तो यह जो है मध्य एशिया में था। ये कहाँ पर था? तो मध्य एशिया में था। और मध्य एशिया में भी किस स्थान पर था? तो अफ़गानिस्तान में था। और अफ़गानिस्तान में भी किस स्थान पर था? तो गजनी में। ठीक है। तो अलप्तगीन इसका संस्थापक था। अलप्तगीन के बाद जो गद्दी पर बैठा है उसका नाम है, वो उसका पुत्र था और उसका नाम है इसहाक। इसका नाम है इसहाक। इसहाक के बाद जो गद्दी पर बैठा है, ये इसहाक क्या था? ये पुत्र था। किसका पुत्र था? अलप्तगीन का। इसहाक के बाद जो गद्दी पर बैठा है उसका नाम है बलख्तगीन। बलख्तगीन कौन था? ये अलप्तगीन का जो है सेनापति था। यह अलप्तगीन का सेनापति था। और बलख्तगीन के बाद गद्दी पर जो बैठा है उसका नाम है पिराई। उसका नाम क्या है दोस्त? पिराई। पिराई कौन था? ये अलप्तगीन का गुलाम था। ये अलप्तगीन का गुलाम था। और पिराई के बाद जो गद्दी पर बैठा है उसका नाम है सुबुक्तगीन। ये अलप्तगीन का जो है दामाद था। ये अलप्तगीन का दामाद था। तो यानी कि ये सभी न सभी किसी भी प्रकार से अलप्तगीन से संबंधित है। जैसे सबसे पहले जिसको हम संस्थापक कहते हैं गजनवी वंश का, वो अलप्तगीन है। उसके बाद गद्दी पर उसका पुत्र बैठा है इसहाक। उसके बाद अलप्तगीन का सेनापति बैठा है बलख्तगीन। उसके बाद अलप्तगीन का गुलाम बैठा है पिराई। उसके बाद अलप्तगीन का दामाद बैठा है सुबुक्तगीन। अब सुबुक्तगीन के बाद में आपका फेवरेट, आपका चहेता, जिसको आप लोग बहुत पसंद करते हैं, वो गद्दी पर बैठा है और उसका नाम है महमूद गजनवी। और हमें इसी के बारे में पढ़ना है। और ये जो पुत्र है सुबुक्तगीन का पुत्र है और इसका टाइम पीरियड है 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी। यानी कि 998 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक गजनी की गद्दी पर महमूद गजनवी ने शासन किया है। महमूद गजनवी ने शासक किया है। अब देखेंगे। ठीक है। तो आइए डिटेल से पढ़ते हैं महमूद गजनवी के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्त। आइए देखते हैं महमूद गजनवी के बारे में। तो कहा जाता है कि जो महमूद गजनवी है, जो महमूद गजनवी है वह पहला शासक है। पहला शासक है इस्लामिक जगत का। पहला शासक है इस्लामिक जगत का जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। जिसने सुल्तान की
उपाधि धारण की। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने धारण किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? महमूद गजनबी। अच्छा, सुल्तान की उपाधि उसने क्यों धारण किया था, कब धारण किया था? तो एक सीस्तान के राजा थे, आप देखेंगे एक सीस्तान के शासक थे, और इस सीस्तान के शासक का नाम है खल्फ बिन अहमद। इस सिस्तान के राजा का नाम है खल्फ बिन अहमद, और इनको पराजित करके उसने पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण किया था। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे बगदाद का खलीफा है एक, और उस बगदाद के खलीफा का नाम है अल कादिर बिल्लाह। और अल कादिर बिल्लाह ने, आप देखेंगे, महमूद गजनबी को 2 उपाधि दी है। कितनी उपाधि दी है? 2 उपाधि दी है। पहली उपाधि का नाम है यामीन उद दौला। यामीन उद दौला का अर्थ होता है साम्राज्य का रक्षक। इसका अर्थ होता है साम्राज्य का रक्षक। और दूसरी उपाधि खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनबी को दिया था यामीन उल मिल्लत। और यामीन उल मिल्लत का अर्थ होता है धर्म का रक्षक। कहते हैं अपने समय में महमूद गजनबी से ज़्यादा वीर कोई नहीं था। तो अल कादिर बिल्लाह ने कहा कि अगर मुस्लिम स्टेट पर कोई परेशानी आती है तो उस समस्या का समाधान भी महमूद गजनबी आप ही करेंगे, और अगर इस्लामिक धर्म पर कोई संकट आता है तो उसका भी समाधान आप ही करेंगे। और उन्होंने ही इसको 2 उपाधियाँ दी थी, यामीन उद दौला यानी कि साम्राज्य का रक्षक, यामीन उल मिल्लत यानी कि धर्म का रक्षक। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है सर हेनरी इलियट। एक इतिहासकार हैं जिसका नाम है सर हेनरी इलियट। सर हेनरी इलियट के अनुसार अगर आप देखेंगे तो 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक महमूद गजनबी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया है। तो अगर पूछ लिया कि किस विदेशी आक्रमणकारी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, तो महमूद गजनबी। और ऐसा लिखा किसने है? सर हेनरी इलियट ने। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था भारत पर आक्रमण करने का, तो इसका 2 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य था इसका धन लूटना, और ऐसा बताते हैं इतिहासकार निजामी कि उसका उद्देश्य जो है भारत पर धन लूटना था। ऐसा बताते हैं इतिहासकार हबीब कि उसका जो है उद्देश्य धन लूटना था। ऐसा बताते हैं इतिहासकार जाफ़र कि उसका उद्देश्य जो है भारत में धन लूटना था। तो पहला उद्देश्य धन लूटना किसके अनुसार? इतिहासकार निजामी के अनुसार, इतिहासकार हबीब के अनुसार, इतिहासकार जाफ़र के अनुसार। और दूसरा उद्देश्य उसका था इस्लाम का प्रचार करना। यह किसके अनुसार है? यह उतबी के अनुसार है। यह किसके अनुसार है? उतबी कौन था? महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार था। उसने बोला कि महमूद गजनबी ने भारत पर केवल और केवल इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए आक्रमण किया था। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्त। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिएगा, महमूद गजनबी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। तो सबसे पहले हम प्रथम आक्रमण की बात करते हैं। तो प्रथम आक्रमण जो उसका हुआ है, ये जो प्रथम आक्रमण उसका हुआ है वह 1000 ईस्वी में हुआ है। कितने ईस्वी में हुआ है? 1000 ईस्वी में हुआ है। और कहाँ हुआ है? सीमावर्ती राज्य पर। कहाँ हुआ है दोस्त? सीमावर्ती राज्य पर हुआ है, सीमावर्ती राज्य पर। अब सीमावर्ती राज्य क्या हो सकता है? यहाँ हम मैप बना देते हैं एक छोटा सा। ये जो भारत है ये भी उस समय भारत का हिस्सा था। ये जो पाकिस्तान वाला बेल्ट है ये भी भारत का हिस्सा था। और यहाँ से आगे अफ़गानिस्तान का भी बेल्ट है और पाकिस्तान का बॉर्डर है। वहाँ पर एक राज्य था, उसका नाम था हिंदुशाही राज्य। तो आप देखेंगे ये जो पहला आक्रमण हो रहा है उसका सीमावर्ती राज्यों पर हो रहा है, यानी कि भारत का इसका कोई नुकसान नहीं हुआ इस आक्रमण का। तो सीमावर्ती राज्य यहाँ हिंदुशाह के और पश्चिम में आक्रमण हो रहा है ना। तो ये सीमावर्ती राज्य पहला आक्रमण। अगर हम दूसरे आक्रमण की बात करें तो दूसरा आक्रमण उसका हुआ है 1001 ईस्वी में। दूसरा आक्रमण उसका 1001 ईस्वी में हुआ है। और कहाँ हुआ है? हिंदुशाही राज्य पर। हिंदुशाही राज्य पर हुआ है। ये हिंदुशाही राज्य पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित था, यहाँ स्थित था हिंदुशाही राज्य। और हिंदुशाही राज्य की जो राजधानी थी उसका नाम है बैहिंद। उसका नाम है बैहिंद या उद्भांडपुर, यहाँ पर आक्रमण करता है। दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में। और हिंदुशाही राज्य का जो राजा था उस समय उसका नाम है जयपाल। उसका नाम है जयपाल। और जयपाल इस युद्ध में महमूद गजनबी से पराजित हो जाता है। अच्छा, पराजित हो जाता है तो इसको इतनी आत्मग्लानि होती है कि यह आग में कूद जाता है। आग में कूद करके इसने जो है आत्महत्या कर लिया। आग में कूद कर यह आत्महत्या कर लिया। बहुत तकलीफ़ हुई कि मैं कैसे महमूद गजनबी से पराजित हो गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि महमूद गजनबी का जो तीसरा आक्रमण हुआ है वह हुआ है 1004 ईस्वी में। और यह आक्रमण जो हुआ है जिस राज्य पर हुआ है उस राज्य का नाम है भेरा। राज्य का नाम है भेरा। और भेरा का जो शासक था उस शासक का नाम है वाजिरा। और वाजिरा इस युद्ध में महमूद गजनबी से जो है पराजित हो जाता है। महमूद गजनबी का जो चौथा आक्रमण हुआ है वह चौथा आक्रमण हुआ है 1006 ईस्वी में। और 1006 ईस्वी में यह आक्रमण उसने किया है मुल्तान पर। और मुल्तान का जो शासक था उस समय उसका नाम था फतेह दाऊद। और फतेह दाऊद इस युद्ध में जो है पराजित हो जाता है। इस युद्ध में पराजित हो जाता है। अब मुल्तान का शासक फतेह दाऊद तो इससे पराजित हो गया। तो मुल्तान का जो अगला शासक बनाता है वह जयपाल के पोते को बनाता है। जयपाल का पोता वो बनता है मुल्तान का सुल्तान। और उसका नाम है सुखपाल। उसका नाम है क्या? सुखपाल। नाम चेंज कर दिया महमूद गजनबी ने, इसका नाम कर दिया नौका शाह। और इसको बना दिया क्या? शासक। कहाँ का शासक बना दिया? मुल्तान का शासक बना दिया। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि चौथा आक्रमण में उसने क्या किया है तो मुल्तान के शासक फतेह दाऊद को उसने पराजित करके बंदी बना लिया है। और जयपाल के नाती सुखपाल को नौका शाह नाम देकर इस्लाम धर्म स्वीकार करा करके मुल्तान का क्या बना दिया है? शासक। इसके बाद हम पाँचवां आक्रमण की अगर बात करें कि महमूद गजनबी ने अपना पाँचवां आक्रमण कब किया तो 1006 में किया है। और किसके विरुद्ध किया है? तो इसी सुखपाल के विरुद्ध किया है। क्योंकि सुखपाल ने क्या काम किया, जब वह गजनी चला गया तो उसने जो है इस्लाम धर्म को छोड़ दिया, पुनः हिंदू धर्म अपना लिया और कहा कि मैं स्वतंत्र शासक हूँ मुल्तान का और मुझे शासक बनाने में महमूद गजनबी का कोई योगदान नहीं है। तो इससे बड़ा दुखी हुआ महमूद गजनबी और उसने सुखपाल को बंदी बना लिया।
और एक बार पुनः जो है फतेह दाऊद को वहाँ का शासक बना दिया। इसके बाद हम छठे आक्रमण की बात करें उसके, कि छठा आक्रमण कब किया है, तो 1008 ईस्वी में किया है। और कहाँ पर किया है, हिंदू शाही राज्य पर, हिंदू शाही राज्य पर किया है। अब हिंदू शाही राज्य का जो शासक था, प्रमुख शासक जयपाल, वो तो आग में कूद कर आत्महत्या कर लिया। तो हिंदू शाही राज्य का जो अगला शासक बना है उसका नाम है आनंदपाल। और आनंदपाल ये जानता था कि महमूद गजनबी एक बड़ा शासक है, और उसको पराजित कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो उसने एक संयुक्त सेना बनाया, उसने एक संयुक्त सेना बनाया। और उसके इस संयुक्त सेना में आप देखेंगे राजपूत शामिल थे, और राजपूतों की प्रमुख शाखा एक है परमार राजपूत, दूसरे हैं राठौर राजपूत, तीसरे हैं चौहान राजपूत, और चौथे हैं चंदेल राजपूत, है ना। अब आप देखेंगे बुंदेलखंड में चंदेल लोग शासन कर रहे थे, अजमेर दिल्ली में चौहान शासन कर रहे थे, है ना, कन्नौज में राठौर शासन कर रहे थे, मालवा में परमार शासन कर रहे थे। तो इन लोगों को अपने साथ संयुक्त कर लिया आनंदपाल, जो जयपाल का लड़का है, हिंदू शाही राज का शासक है। लेकिन फिर भी इसकी सारी संयुक्त सेना जो है महमूद गजनबी से पराजित हो गई। तो इसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है कि महमूद गजनबी अपने समय का एक महान रण कौशल था, उसके अंदर महान योद्धा था अपने समय का, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्त, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम सातवें आक्रमण की बात करें, अगर हम महमूद गजनबी के सातवें आक्रमण की बात करें, तो सातवां आक्रमण उसने किया है 1009 ईस्वी में। सातवां आक्रमण इसने किया है 1009 ईस्वी में, और यह आक्रमण उसने नगरकोट पर किया है। यह आक्रमण उसने नगरकोट पर किया है। और नगरकोट के जो मंदिर थे, उन मंदिरों को और जो मूर्तियां थीं, उन मूर्तियों को महमूद गजनबी ने तोड़वा दिया था, तोड़वा दिया था। तो अगर पूछ लिया जाए कि महमूद गजनबी का मंदिरों के खिलाफ पहला आक्रमण किस सन में हुआ है, तो 1009 ईस्वी में, और वह उसका कितने नंबर का आक्रमण था, तो 7वें नंबर का आक्रमण था। तो आप कह सकते हैं यह महमूद का मंदिर के खिलाफ, यह मंदिर के खिलाफ या मूर्ति पूजा के खिलाफ, या मूर्ति पूजा के खिलाफ पहली जीत थी, पहली जीत थी। तो बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंदिर के खिलाफ पहला अभियान महमूद गजनबी ने कब किया है, तो 1009 ईस्वी में उसने किया है। इसके बाद अगर हम 8वें अभियान की बात करें, जो कि उसने 1010 ईस्वी में किया है, जो कि उसने 1010 ईस्वी में किया है 8वां अभियान। तो यह अभियान उसने एक बार पुनः मुल्तान के खिलाफ किया था, और यहाँ का शासक था फतेह दाऊद, और यहाँ का शासक जो था उसका नाम था फतेह दाऊद, और फतेह दाऊद को एक बार पुनः उसने बंदी बना लिया था। तो ये बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 7वां। फिर हम 9वां देखते हैं। अगर हम 9वां की बात करें तो 1011 ईस्वी में उसने जो है 9वां आक्रमण किया है, और यह आक्रमण उसने थानेश्वर पर किया है। यह आक्रमण उसने थानेश्वर पर किया है, और थानेश्वर में एक मंदिर था, उस मंदिर का नाम है चक्रा स्वामी मंदिर, चक्रा स्वामी मंदिर। अब उसने चक्रा स्वामी मंदिर को जो है तोड़ दिया,
और यहाँ की जो मूर्तियाँ थी चक्रास्वामी मंदिर की जो मूर्तियाँ थी उसको वह अपने साथ गजनी ले गया। मूर्तियों को वह अपने साथ कहाँ ले गया? गजनी ले गया। और इन मूर्तियों से क्या तौला हुआ? मांस तौलवाता था, मांस तौला। बात समझ में? मांस तोड़ने वाले व्यापारियों को दे दिया कि चक्रास्वामी की मंदिर की जो मूर्तियां हैं उनका अपमान किया जाए, तो मूर्तियां गजनी लेकर आकर उनसे मांस तोलवाया। इसके बाद अगर हम उसके 10वें अभियान की बात करें तो उसका जो 10वां अभियान हुआ है वह 1012 ईस्वी में हुआ है। उसका जो 10वां अभियान हुआ है वह 1012 ईस्वी में हुआ है। यह अभियान भी उसने हिंदू शाही राज के खिलाफ किया, हिंदू शाही राज के खिलाफ किया। इस समय हिंदू शाही राज का जो शासक था उसका नाम था त्रिलोचन पाल, उसका नाम था त्रिलोचन पाल। और त्रिलोचन पाल की जो सहायता कर रहा था वह कश्मीर का शासक था, और कश्मीर के शासक का नाम है संग्राम राज। अब देखिएगा, त्रिलोचन पाल हिंदू शाही राज का शासक है और त्रिलोचन पाल का जो साथ दे रहा है वह कश्मीर का शासक है, उसका नाम है संग्राम राज। लेकिन इसके बावजूद भी त्रिलोचन पाल और संग्राम राज की जो संयुक्त सेना थी वह महमूद गजनवी से जो है पराजित हो जाती है। इसके बाद आप देखेंगे महमूद गजनवी का जो 11वां अभियान था वह 1015 ईस्वी में हुआ है। और 11वां अभियान जो हुआ है वह किसके खिलाफ हुआ है? कश्मीर के शासक के खिलाफ हुआ है। और कश्मीर का शासक कौन था? संग्राम राज। कश्मीर का शासक कौन था? संग्राम राज। इसके खिलाफ उसने जो है अपना 11वां अभियान किया है 1015 ईस्वी में। वजह चूँकि जब उसने 10वां अभियान किया था तो संग्राम राज ने हिंदू शाही राज के शासक त्रिलोचन पाल की जो है सहायता की थी, और ये बात बुरी लगी थी किसको? महमूद गजनवी को। अगर हम इसके 12वें अभियान की बात करें, अगर हम इसके 12वें अभियान की बात करें तो यह जो है 12वां अभियान उसने किया 1018 ईस्वी में, और यह अभियान उसने कन्नौज के खिलाफ किया है। और कन्नौज का जो राजा था उस समय उसका नाम है राजपाल। अब राजपाल ने उससे युद्ध किया नहीं, बल्कि राजपाल जो है भाग गया, बिना युद्ध किए भाग गया राजपाल। इससे क्रोधित हो गया चंदेल शासक, और चंदेल शासक जो था उसका नाम था विद्याधर। चंदेल शासक का नाम था विद्याधर। ये बहुत नाराज़ हो गया कि आखिर में राजपाल क्यों नहीं लड़ा जो है महमूद गजनवी से। हारना या जीतना वो अलग बात है, लेकिन युद्ध तो करना चाहिए था। तो विद्याधर ने हत्या कर दिया। किसकी हत्या कर दिया? राजपाल की। समझ में आया? तो महमूद गजनवी ने अपने 12वां अभियान 1018 में कन्नौज के शासक राजपाल के खिलाफ किया। राजपाल बिना युद्ध के भाग गया, अतः क्रोधित होकर चंदेल शासक विद्याधर ने राजपाल की क्या कर दिया? हत्या। अच्छा, महमूद गजनवी ने राजपाल जब भाग गया था तो उसके बाद उसने मथुरा को लूटा था, प्लस मथुरा से सटा हुआ था वृंदावन। तो अगर पूछा जाए कि पहली बार मथुरा और वृंदावन को महमूद गजनवी ने कब लूटा था, तो अपने 12वें अभियान के दौरान लूटा था। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब हम बात करेंगे 13वां अभियान। अब हम बात करेंगे 13वां आक्रमण। महमूद गजनवी का 13वां आक्रमण कब हुआ था? तो महमूद गजनवी का जो 13वां आक्रमण हुआ है वह भी 1018 ईस्वी में हुआ है। अगर बात करें कि 13वें अभियान में क्या किया है उसने, तो उसने 13वें अभियान में मथुरा प्लस वृंदावन को लूटा है। अपने
13वें अभियान में उसने मथुरा और वृंदावन को लूटा है। और वृंदावन को लूटने के बाद उसने कन्नौज पर आक्रमण किया है। कन्नौज पर क्या किया है? आक्रमण किया है। तो अपने 13वें अभियान में सबसे पहले वह मथुरा और वृंदावन को लूटता है, और जब लूट लेता है तो वह कन्नौज पर फिर दोबारा क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। अगर हम उसके 14वें आक्रमण की बात करें कि 14वां आक्रमण उसने कब किया है, तो 14वां आक्रमण किया है 1019-20 ईस्वी में। क्यों किया है? क्योंकि वह जो है चंदेल शासक, चूँकि वह चंदेल शासक विद्याधर, चंदेल शासक विद्याधर को दंड देना चाहता था। चंदेल शासक विद्याधर को दंड देना चाहता था, क्योंकि विद्याधर ने जो है कन्नौज के शासक राज्यपाल की हत्या करी थी। इसलिए दंड देने के लिए उसने अपना 14वां आक्रमण किया, लेकिन विद्याधर को वह पराजित नहीं कर पाया। और आप देखेंगे कि विद्याधर और महमूद गजनवी के बीच में क्या हो जाती है? संधि। क्वेश्चन पूछता है कि भारत का वह कौन सा शासक है जिसको महमूद गजनवी पराजित नहीं कर पाया, तो आंसर क्या हो जाएगा? विद्याधर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 15वां अभियान उसका जो है आप देखेंगे किसके खिलाफ होता है, तो 15वां अभियान उसका जो होता है वो 1021-22 ईस्वी में होता है। महमूद गजनवी का जो 15वां अभियान होता है 1021-22 ईस्वी में होता है, और यह अभियान वह पंजाब में करता है, और पंजाब को वह जीत लेता है। और पंजाब को जीतने के बाद पंजाब के जो सिक्के थे उस पर अधिकार कर लेता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि महमूद के जो सिक्के हैं उस पर किस भाषा का अंकन किया गया है, तो महमूद के सिक्कों पर अरबी भाषा में चीज़ें लिखी गई हैं प्लस संस्कृत भाषा में चीज़ें लिखी गई हैं। क्या लिखा गया है अरबी संस्कृत भाषा में? अमीर महमूद। उसके सिक्कों पर महमूद गजनवी शब्द नहीं लिखा गया है, बल्कि क्या लिखा गया है? अमीर महमूद शब्द लिखा गया है। इसके अलावा आप देखिएगा महमूद गजनवी ने जो सिक्के चलाए हैं वो सिक्के दिल्ली वाला के नाम से जाने गए हैं, और आप देखेंगे इन सिक्कों पर जो है नंदी का अंकन है प्लस घुड़सवार का अंकन है, प्लस आप देखेंगे घुड़सवार का अंकन। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि किसके सिक्कों पर नंदी घुड़सवार का अंकन है, किसका सिक्का दिल्ली वाला के नाम से जाना जाता है, किसके सिक्कों पर अरबी और संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इसका एक आंसर होगा महमूद गजनवी। और दिल्ली वाला जो सिक्का था वह 56 ग्रेन का सिक्का था, इसका वजन जो था वो 56 ग्रेन था। महमूद गजनवी के अगर हम 16वें आक्रमण की बात करें, 16वें अभियान की बात करें, तो इसका 16वां आक्रमण जो है सोमनाथ मंदिर पर किया गया है। अब सोमनाथ मंदिर की अगर बात करें कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। अगर आप बात करें गुजरात का शासक कौन था, तो उसका नाम है भीम प्रथम। और भीम प्रथम ने युद्ध किया था कि भाग गया था, तो भाग गया था, युद्ध नहीं किया था, भाग गया था। तो रिजल्ट ये निकला कि उसने सोमनाथ मंदिर को खूब लूटा, और सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद उसने यहाँ की जो मूर्तियाँ थीं वो मूर्तियों को वह गजनी ले गया। क्या ले गया? यहाँ की मूर्तियों को क्या ले गया? गजनी ले गया। और गजनी में वह जो मस्जिद की सीढ़ियाँ थी उस मस्जिद की सीढ़ियों पर लगवा दिया। और उसका जो अंतिम आक्रमण है यानी कि 17वां आक्रमण है, अगर हम 17वां आक्रमण की बात करें तो 1027 ईस्वी में उसने अपना अंतिम अभियान किया है। और यह अंतिम अभियान उसने जाटों के विरुद्ध किया है, और जाटों को किसी किसी किताब में खोखर कहा जाता है। क्या कहा गया है? खोखर। वजह ये थी कि जब वह 16वां आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर को लूटकर अतुल धन संपदा गजनी ले जा रहा था, तो खोखरों ने रास्ते में उसे परेशान किया था। तो उसने कसम खाया था कि हम खोखरों का सर्वनाश ही कर देंगे, और यही वजह है कि उसने अपने अंतिम आक्रमण 17वां आक्रमण उसने जाटों अथवा खोखरों के विरोध किया। और इतने महान आक्रमणकारी की मृत्यु
इतने महान योद्धा की जो मृत्यु है वह 1030 ईस्वी में हो जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्त, आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्त, हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, एक क्वेश्चन बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि महमूद गजनबी के दरबार के महमूद गजनबी के दरबार के प्रमुख विद्वान कौन कौन से थे। महमूद गजनबी के दरबार के प्रमुख विद्वान कौन कौन से थे। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट विद्वान था उसका नाम है अल बरूनी, उसका नाम है दोस्त अल बरूनी। यह सबसे महत्वपूर्ण विद्वान था। कभी कभी पूछता है कि अल बरूनी का मूल नाम क्या मिलता है, तो इसका मूल नाम है अबू रेहान, इसका मूल नाम है अबू रेहान। अच्छा, ये रहने वाला कहाँ का था, तो ये खीवा का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, खीवा का रहने वाला था। खीवा कहाँ पड़ता है, मध्य एशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मध्य एशिया में पड़ता है। ठीक है, तो अल बरूनी इसके दरबार का प्रमुख विद्वान था, अबू रेहान इसका मूल नाम था, खीवा का रहने वाला था, मध्य एशिया में पड़ता है खीवा। अच्छा, ये अल बरूनी ही एकमात्र विद्वान है जो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, बाकी कोई भारत नहीं आया था। अच्छा, अल बरूनी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि अल बरूनी जो है काशी में रहकर इसने पुराण का अध्ययन किया था। काशी में रहकर इसने चिकित्सा का अध्ययन किया था। काशी में रहकर इसने दर्शन का अध्ययन किया था। तो ये भी बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है कौन सा जो है मुस्लिम विद्वान था जो काशी में रहकर पुराण का अध्ययन किया, चिकित्सा का अध्ययन किया, दर्शन का अध्ययन किया, तो आंसर हो जाएगा अल बरूनी। अगर अल बरूनी के हम किताब की बात करें कि अल बरूनी ने कौन सा किताब लिखा है, तो इसके किताब का नाम है तहकीक ये हिंद, या किसी किसी जगह आपको मिलेगा किताबुल हिंद, किताब उल हिंद। तो अगर यह आ जाए कि तहकीक ये हिंद या किताबुल हिंद का लेखक कौन है, तो अल बरूनी। अगर ये पूछ ले कि इसका जो है अंग्रेज़ी अनुवाद किसने किया है तहकीक ये हिंद का, तो अगर अंग्रेज़ी अनुवाद की बात आ जाए तो इसका अंग्रेज़ी अनुवाद किया है सचाऊ ने। और अगर ये बात आ जाए कि इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो इसका हिंदी अनुवाद किया है रजनीकांत शर्मा ने। इसका अंग्रेज़ी अनुवाद सचाऊ ने किया है, जबकि हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया है। इसके दरबार के जो दूसरे प्रमुख विद्वान थे उसका नाम है फिरदौसी। ये दूसरे महत्वपूर्ण विद्वान थे, और फिरदौसी को कहा जाता है पूरब का होमर। पूरब का होमर कहा जाता है इनको। और फिरदौसी की अगर किताब की बात किया जाए कि फिरदौसी ने कौन सी किताब लिखा था, तो फिरदौसी की किताब का नाम है शाहनामा। इनकी किताब का नाम है शाहनामा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लिखिए, फिर मिटाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लिखिएगा, लीजिएगा दोस्त, मिटाते हैं। अगले जो विद्वान है इसके दरबार के, उसका नाम है उत्बी। तीसरे विद्वान की बात कर लें
तो उनका नाम है उतबी। अच्छा, उतबी जो थे महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार थे, दरबारी इतिहासकार थे ये। और उतबी की अगर हम पुस्तक की बात कर लें तो इनकी पुस्तक का नाम है किताबुल यामिनी। इनकी किताब का नाम है किताबुल यामिनी, या इसी को कहा जाता है तारीख ये यामिनी। तो अगर कोई पूछे कि उतबी क्या थे, तो महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार थे। किताब का इनके क्या नाम है, तो किताबुल यामिनी या तारीख ये यामिनी। चौथे इतिहासकार जो थे उनका नाम है बैहाकी, उनका नाम है बैहाकी। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है लेनपून, जिनका नाम है लेनपून। और लेनपून ने कहा है इनको पूरब का पेप्स, पूरब का पेप्स। तो अगर आ जाए कि पूरब का पेप्स किसे कहा गया है, तो बैहाकी को कहा गया है। पूरब का पेप्स बैहाकी को किसने कहा है, तो लेनपून ने कहा है। ठीक है, बैहाकी के अगर हम किताब की बात करें कि इन्होंने कौन सा किताब लिखा है, तो इनकी किताब का नाम है तारीख ये सुबुक्तगीन, तारीख ये सुबुक्तगीन, ये इनकी किताब का नाम है। और अच्छा, इसके दरबार का जो अंतिम विद्वान है उसका नाम है उनसूरी। अब उनसूरी जो था यह महमूद के दरबार का जो है महान निर्माता था, यह जो है महान निर्माता था। किसके दरबार का महान निर्माता था, महमूद के दरबार का महान निर्माता था। जैसे भवन वगैरह बनते हैं ना, राजप्रसाद बनते हैं ना, तो उसका निर्माण जो करने वाला था वो उनसूरी था। इसके अलावा जो छोटे मोटे कलाकार होते थे, है ना, तो कलाकारों का संरक्षण था, कलाकारों का जो है संरक्षक था। ठीक है, तो आप ये हमने आज बात किया है जो है महमूद गजनवी के बारे में। अगला टॉपिक होगा हमारा मोहम्मद गोरी के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।